से स्वागत कीजिए। ब्राह्मण समाज की हरियाणा के कोने कोने से आप पहुँचे यहाँ पर आज प्रोग्राम भवन के अंदर, और यहाँ पर पहुँचने पर इनका बहुत जोरदार स्वागत राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मानी द्वारा, उनकी पूरी टीम द्वारा। तो माल्यार्पण जोरदार तालियां से बोलिए भगवान परशुराम की, बोलिए भगवान परशुराम की। विष्णु के छठे अवतार, विष्णु के छठे अवतार, विष्णु के छठे अवतार। राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती शर्मा शर्मा जी, श्री प्रभाकर राव पेशवा जी, प्रपौत्र श्री बाजीराव पेशवा जी, विप्र कुल गौरव पंडित अजय शर्मा जी राष्ट्रीय मुख्य महासचिव, और श्रीमती नारायणी नमस्ते। दीप प्रज्वलन के बाद परशुराम जी की आरती होगी। दीप प्रज्वलन के बाद श्री जोगेश्वर शर्मा जी से अनुरोध है कि वे आरती के लिए तैयार रहें।
और हम भी ब्राह्मण समाज से हैं। तो ब्राह्मण कुल गौरव बाजीराव पेशवा जी के प्रपुत्र श्री प्रभाकर राव पेशवा जी आज अंबाला की धरती पर, और हमें गर्व हो रहा है उनको सम्मान देते हुए। इस सम्मान का जो श्रेय है राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने इनसे अनुरोध करके अपने संगठन के साथ जोड़ा और ये निष्ठा भाव से संगठन के साथ जुड़े हैं। इन्होंने आश्वासन दिया कि आप काले पानी जाकर भी कुछ प्रोग्राम करोगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। बार बार बुलाने पे आओगे इसका मतलब आप हमारी कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है। आपको यहाँ पर आकर काम करना होगा, आपको मंच पर आना होगा, हमारे साथ खड़ा होना होगा, तभी हमारी कार्यकारिणी। सूरज प्रकाश शर्मा जी बराड़ा से अध्यक्ष हैं, आपकी जगह वहां नहीं है, कृपया मंच पर आए। तनुश्री शर्मा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की थी, इनको खुश होकर 100 रुपये इनाम हमारे यहाँ से अभी किसी ने दिया है, धन्यवाद। कृपया जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, विष्णु के छठे अवतार, विष्णु के छठे अवतार, विष्णु के छठे अवतार। और भाई राम रतन शर्मा जी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्राह्मण समाज का वहां पे कार्यक्रम कराया और ब्राह्मणों को अपने गौरव की याद दिलाने का काम किया। हम चाहेंगे ब्रह्मवाहिनी की ओर से और हम सभी ब्राह्मणों की ओर से एक बार इनकी जोरदार तालियों से स्वागत। पेशवा जी। ये तो आपने हम मराठी चित्पावन ब्राह्मणों के लिए प्रश्न पूछा है, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। हम मराठी ब्राह्मण आपके ही हरियाणा के सारस्वत ब्राह्मण समाज का एक भाग हैं। हमारे सारे गोत्र वर्ण परंपरा आप और उत्तर प्रदेश के कानकुब्ज और सरवरिया ब्राह्मणों के जैसी ही है। परशुराम जी भार्गव थे और मध्य प्रदेश की जानापावा पहाड़ियों के पास उनका और कुछ अयोग्य शासकों के बीच में जबरदस्त युद्ध हुआ और उन अयोग्य शासकों को इस हिंदू देश की धरती से उन्होंने समुचित रूप से नष्ट किया। इसके बाद भगवान परशुराम समुद्र की ओर आए और उन्होंने अपने साथ देने वाले ब्राह्मणों के लिए फरसे से एक भूमि का निर्माण किया जिसे कोंकण कहते हैं, और जहां से हम चित्पावन ब्राह्मण पेशवा और इस देश के समस्त मराठी ब्राह्मणों की जन्मभूमि है। हमारा गांव कोंकण है। इसी कोंकण भूमि को परशुराम भूमि कहते हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ के बाद से ये शुरू होके गोवा से होती हुई केरला तक जाती है। और आप लोगों को जान के बड़ा अचंभा होगा, जैसे आप लोगों के घरों में भगवान शिव विराजे हुए हैं, उस महान कोंकण भूमि में 115 परशुराम जी के अति प्राचीन मंदिर हैं, जिसमें से चिपळूण मंदिर के पुजारी हम। आप आइए, इसे परशुराम भूमि कहते हैं और परशुराम भूमि से ही आप लोगों को इस बात की तस्दीक हम कराते हैं। इस धरती में चलने वाले, हिंदू देश में चलने वाले सारी शस्त्र शिक्षा, जितनी भी शस्त्र की शिक्षा है, उसके बड़े बड़े घराने हैं। चाहे वो कलरिया पट्टू हो जाए और चाहे हम पेशवाओं के लड़ने की कला गमानी कावा हो जाए, ये सब भगवान परशुराम जी की देन है। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए है, क्योंकि ये क्विज का है, उसके लिए जो आंसर दे रहा है वो मेरी तरफ से है। ये पेन अच्छी अच्छी बातें लिखते रहिए। अपना समय का अभाव होने के कारण चित्रा सरवारा जी को सम्मानित करते हुए पेशवा जी जो आशीर्वाद है और इनके परिवार का एक भार भी है हमारे ऊपर।
वो मैं बताना चाहूँगा। माइक है के महान युद्ध के बाद आप सुनिएगा इस चीज़ को, हम ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ के अफगान, कज़ाक, उज़्बेक मारने लगे। चूंदी से हम पहचाने जा रहे थे। तो हम पेशवाओं के वंश को बचाने का काम इनके घराने ने किया। ये जिस खानदान से आती हैं वहाँ श्रीमंत पेशवा के हमारे घराने यानी राघोबा अमृत राव जी को बड़े संकट में बचाया गया था और घुड़साल में जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं वहाँ उनका 6 दिन इलाज चला। 6 दिन के बाद वो किसी तरह से पुणे पहुँच पाए और पुणे पहुँचने के बाद उन्होंने देह त्याग कर। आज भी इस बात को लेके हम इनके घराने की सदैव इज्जत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मलेच्छों के साथ उस महान और बचाने का काम मतलब जो लोग सेनाएं पीछे लौट रही थी उन्हें पुणे जाने के लिए जो रास्ता दिलाया गया था इनके घराने ने दिया था। ये बात हम सब आगे की मित्रता में बात रखेंगे। यही हमारा आशीर्वाद है। विष्णु के छठे अवतार परशुराम की जय। विष्णु के छठे अवतार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिस तरह से आपका लगाव यहाँ है इसी प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में हो जाए तो बहुत सौभाग्य हमारा होगा। हम सौभाग्यशाली हैं। थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए क्योंकि मेरा संवाद आपसे होना बहुत ज़रूरी है और आने वाले ब्राह्मण समाज के खतरों के साथ साथ हमें कैसे अपनी पॉलिसी निर्माण करना है इसके लिए ज़रूरी है। और पहली बात, मैं पेशवा के पद के नाते नहीं, मैं आपसे आपका बेटा होने के नाते अब संवाद करूँगा। बैठिए बैठिए, व्यवस्थित हो जाइए। और दूसरी बात, उसके सफल होने का जो कारण होता है वो कारण होता है उसकी आइडियोलॉजी। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? एक लड़की ने पूछा कि हम ब्राह्मण आपस में बटे हुए क्यों? तो हम ब्राह्मण आपस में बटे हुए इसलिए हैं क्योंकि हम लोग अलग अलग आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं। उस काल में कोई नदियों के किनारे बसता था, उसने अपनी अपनी आइडियोलॉजी अलग बना ली। जैसे आप हरियाणा की भूमि पे बसते हैं, यहाँ से किसी जमाने में सरस्वती नदी बहती थी, आपकी संस्कृति सारस्वत है। आपने ब्रह्मा के सारस्वत स्वरूप की पूजा अर्चना शुरू की। बगल में गंगा के पार बैठे कान्य पूज्य थे, उन्होंने कोई राम की स्तुति करने वाला लोग है, कोई कृष्ण की स्तुति। अब मॉडर्न समय पे देखिए, सुनिए, आज के समय में स्थिति क्या बदल गई है? आज के समय में स्थिति बदल गई है, हमारे दुश्मन बदल गए हैं और इस दुश्मनी की जड़ आरक्षण और हमको हुए नुकसान का कारण बतलाने में आपको यहाँ आया है। 1857 की क्रांति, अगर आप उससे भी थोड़ा पहले पीछे जाएं तो 1761 में पानीपत की जंग। जब पानीपत की जंग होती है तो महान पेशवाओं का 1000 का लश्कर महाराष्ट्र की धरती से चल के बुंदेलखंड से लेके अवध के लोगों को लेता हुआ, राजस्थान के लोगों को लेता हुआ आपकी इस पानीपत की भूमि में आता था। क्या हम किसी और जगह नहीं रोक सकते थे? लेकिन और जगह हमारे पास उतनी संख्या में ब्राह्मण नहीं थे। हरियाणा की भूमि ब्राह्मणों से भरी हुई थी, तो हमारी सप्लाई चेन्स जो है, एक लाख की फौज के लिए सप्लाई भी चाहिए, लगातार खाना बनाने की सप्लाई चाहिए। उस सप्लाई चेन्स को निर्मित करने का काम जो है वो हरियाणा के बलिदानी ब्राह्मणों ने किया। और हम और हरियाणा के ब्राह्मण कोई अलग अलग थोड़ी न थे, हम लोग एक ही कुल गोत्र से आते हैं। बहरहाल वो जंग हुई और उस जंग का परिणाम ये हुआ कि सतलज नदी के इस पार ब्राह्मणों की रियासत बनी रही, जिसे पेशवा महाराज की रियासत कहा। तो पेशवाओं ने जो हिस्सा पंजाब का अब्दाली ने छीन लिया उसे पंजाब का नाम दिया गया, लेकिन जो थोड़ा सा ब्राह्मणों का हिस्सा हम पेशवा बचा पाए, उन्होंने हम उन महान पेशवाओं ने यानी हमारे काका साहेब ने इस बचे हुए क्षेत्र का नाम हरि का प्रदेश दिया और कहा आज से ये हरियाणा है, यानी ये वो आड़ है, ये वो दीवार है जो
तक याद रखी जाएगी कि हमने मलेच्छों को एक दिन इस धरती पे रोका। इसलिए आपके राज्य का नाम एक ही दिन में 45,000 ब्राह्मणों के 18 मन जनेऊ के कारण हरि की आड़ पड़ा, यानी भगवान विष्णु के कर्तव्य को निभाते हुए हमने अपना बलिदान दिया। और इस बलिदान के लिए इस प्रदेश का नाम पंजाब से काटकर हरियाणा रखा गया। और आने वाले पेशवे रिकॉर्ड्स यानी 1761 से लेकर 1818 तक, 1818 से राव तुलाराम के 1857 तक सारे इलाकेदार, पवईदार, राजे, रजवाड़े इस नए इलाके को पेशवाओं के दिए ब्राह्मण राज्य के नाम पर हरियाणा ही कहते रहे। ये हमारे चित्पावन ब्राह्मण समूह से आते हैं, लेकिन 300 साल से हरियाणा में है। बहुत सारे ब्राह्मण वापस नहीं लौट पाए, लोगों ने बहुत मारपीट की, बड़ा अब्दाली ने घेरे बनाए हुए रखे थे। जो रुक गए वो यहीं के हो गए। तो हम और आप कोई अलग के नहीं। दूसरी बात, ब्राह्मणों के खिलाफ अचानक से इतना षड्यंत्र क्यों हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर? इसका कारण मैं आपको बताता हूं। इन पेशवाओं ने एक जमाने में धीमे धीमे ही सही, लेकिन 130 साल के इतिहास में सिंधु नदी जाकर अब्दाली को टक्कर दी और उसका एक प्रांत था जिसे पेशावर कहते हैं, उसे छीन लिया। पिछले 1000 साल में महान हिंदुओं की कोई भी शाखा ये काम नहीं कर पाई। लोगों ने कहा ब्राह्मण राज्य का निर्माण हो गया और उसका नाम दिया गया हिंदवी स्वराज यानी हिंदू राज्य। और उसका काम उसको वान अटक से लोग ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि काली मंदिर के घंटा बजाने वाले ये पुजारी ये इतनी बलिदान की बात कैसे कर लेंगे, इतना बड़ा शासन कैसे कर लेंगे। तो वो एक चीज भूल गए थे कि हम ब्राह्मण हैं, हर राज्य में हम उपस्थित हैं। बाकी जातियां कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके तक सीमित हैं, लेकिन हम कश्मीर से कन्याकुमारी हैं और अरुणाचल प्रदेश के परशुराम आश्रम से द्वारका तक हैं। भारत की लंबाई और चौड़ाई को मापने वाली ये जाति अकेले संगठित होके इस देश की सबसे बड़ी जाति है। और पेशवाओं का जो रथ है वो आप लोगों के जनेऊ की ताकत से बढ़ता है। पेशवा अकेला थोड़ी ना है, पेशवा आप सबके साथ लड़ता है। और इस लड़ाई को लोगों ने समझा। किन्होंने? जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने आए, उनको टक्कर किसने दी? उनको टक्कर दिया रानी लक्ष्मीबाई ने, जो एक ब्राह्मण थी, नाना साहेब पेशवा ने, तात्या टोपे ने और हमारे उन पुराने पेशवाई के सरदारों ने। तो जब अंग्रेजों ने इस बात की स्टडी की तो उन्होंने पाया कि स्वतंत्रता संग्राम में 70% बलिदान देने वाले कोई और नहीं, ये ब्राह्मण समाज के लोग थे। तो उनके खिलाफ क्या किया जाए? तो अंग्रेजों ने एक नई टेक्निक का इस्तेमाल किया जो मैकाले की थी और उसको नाम दिया सोशल इंजीनियरिंग का। यानी ब्राह्मणों से जुड़ी हुई हर उस जाति को उसके जाति के नाम पर कुंठित करो, उसके काम के पर कुंठित करो और कहो कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई। हमारे सूबेदार कानपुर कोई और नहीं, वाल्मीकि समाज से आने वाली हिंदू धर्म की सबसे कमजोर जाति थी, वहां वंचित थे। उन्होंने पेशवा के लिए युद्ध लड़ा है कानपुर का और शहीद हुए। उनका नाम है गंगा प्रसाद वाल्मीकि। मथानी, लोहार, अनेक दर्जनों ने, अरे होलकर, राठौर का होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, पवार, ये सब कोई राजपूत नहीं है। ये सब उसी बहुजन समाज से आते हैं जिसको पेशवा ने उठा के आज राजा बनाया। इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। ब्राह्मण तो आता है तो लोगों को राजा बनाता है, उनकी जात प्रथा को देख के राजा नहीं बनाता। इस बात से अंग्रेज इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसको रिवर्स करने का काम किया। उनका साथ कुछ लोगों ने दिया और वो लोग एक विशेष समाज से भी आते थे जो अंग्रेजों के साथ थे। अब ये सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट शुरू हुआ कोल्हापुर से। कोल्हापुर में ब्राह्मणों के जनेऊ पर उंगली उठाते हुए इस देश का पहला जातिगत आरक्षण दिया। ब्राह्मण समाज आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हम जातिगत आरक्षण का विरोध करते हैं, हम सामाजिक आरक्षण की बात करते हैं।
अब जातिगत आरक्षण का रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि एक महावंचित समुदाय का व्यक्ति, बच्चा, यानी ये नाच रही थी जो बिटिया, इसके बराबर का लड़का समझ लीजिए, उसको जब कक्षा में एडमिशन लेने जाना पड़ता था तो अंग्रेज बोलते थे तुम अपना जाति प्रमाण पत्र लाओ, तो वो बोलता था कि मैं महावंचित हूँ, तो अंग्रेज उसको जाति प्रमाण पत्र देते थे कि तुम महावंचित, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि ब्राह्मणों ने तुम्हें गरीब बनाया। अरे भाई, ब्राह्मण तो पहले से ही स्वार्थी और इस तरह के किसी भी काम में नहीं रहा। हमने तो सदैव, ये ड्रेस है ब्राह्मणों की, एक धोती और हमारे ऊपर का शरीर का जो वस्त्र है वो जनेऊ है। हमने तो सदैव पारंपरिक रूप से पूंजीवाद को टक्कर दी है। हम तो पूंजीवाद के विरोधी हैं। हमारे पास 2 धोती होगी तो एक ब्राह्मण सालों उसको चला लेता है। हम रिसोर्सेस की वेस्टेज करने वाले समूह से नहीं। तो वो बच्चा जो प्रमाण पत्र लेके आता था वो जन्म से ही अपनी जाति से कुंठित होने लगा और धीमे धीमे अंदर उसके ये जहर भरा गया कि भाई तुम इस समाज से आते हो, तुम वंचित हो, तुम्हारी जाति ये है। और ये जाति बनाने वाले थे ब्राह्मण। हाँ, हमने जातियां बनाई हैं, लेकिन हमने जातियों के साथ उनको बहिष्कृत नहीं किया है। हमारे शादी ब्याह सत्संग में हर जगह हर व्यक्ति का चुनाव होता था, हर एक समाज का व्यक्ति आके अपनी भागीदारी लेता था और पेशवाओं के बच्चों की तो नाल ही वो बहिष्कृत हरिश्चंद्र के जमाने का वो भंगी काटता है जिसको आज के समाज में हर वर्ग अछूत मानता है। तो जब पेशवाओं के यानी ब्राह्मणों के बच्चों की नाल कोई ऐसा व्यक्ति काट रहा है जो अछूत है, तो कैसे कोई कह सकता है कि हम ब्राह्मणों के कारण जातिवाद फैला। अब 1980 में कुछ लोगों ने नेतागिरी चमकाने के लिए एक कमीशन लेके आए, उसका नाम रखा मंडल कमीशन। मंडल कमीशन की जब आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें अंग्रेजों की ही लिखी हुई रिपोर्ट्स हैं। अंग्रेजों ने ही जो चीजें बनाई हैं वही सब चीजें उसमें लिखी हुई हैं, वही बात। अब जातिगत रूप से लोगों ने अपने आप को एंटी ब्राह्मण बन के इकट्ठा करना शुरू किया और ये इकट्ठा होके उन्होंने एक तरीका अपनाया और वो था ब्राह्मण फैशन का। क्यों किया? उसका कारण ये था कि सदियों से, सुनिए हमारी बात सुनिए, अंग्रेजों का शासन सदैव चलता रहे। ये ब्राह्मण मंगल पांडे पेशवा के बाद ये जितने भी सजा याफ्ता ब्राह्मण हैं जो सेलुलर जेलों में जा रहे थे, वीर सावरकर से लेके जितने भी लोग थे, इन सबको ठिकाने लगाना था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हर बार एक नया ब्राह्मण पैदा कैसे हो रहा है जो लगातार हमारा विरोध कर रहा है। कई ब्राह्मण तो कर रहे थे, धर्म की एकता थी, हम सब धर्म के लोग थे, वैचारिकी ताकतवर थी। तो अंग्रेजों ने दूसरा काम किया, हमारे समाज को कुंठित कर लोग दूसरे जातियों में शादी करने लगे। हमारे जो सीनियर पत्रकार हैं खबरी लाल जी, उन्होंने जैसा कि बताया था कि ये 7 लोगों से शुरुआत की गई थी। देखते देखते 700 आज पूरा हरियाणा में 7000 से अधिक जो है हमारे ब्राह्मण साथी जो है आज एक ही मंच पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए हमारे श्री जमशेद शर्मा जी इस सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और दूसरी बात, हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि बाजीराव पेशवा जी के प्रपौत्र श्री प्रभाकर राव पेशवा जी के हमने इतने सुंदर विचारों को आज यहाँ पर सुना। और मैं सभी से चाहता हूँ कि हम सभी मिलकर इनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का सेना ब्रह्मवाहिनी के द्वारा का जो बनाया गया है उसमें हम सभी एकत्रित हो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि एक मंच के माध्यम से ही हम सब इकट्ठा होकर अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और दूसरा, मैं सभी को यही सुझाव देना चाहूँगा कि जो भी हमारे बीच जितने भी लोग बैठे हैं बहुत अच्छे घरों से हैं, बहुत अच्छे पेशे से हैं, हम अपने पेशे में रहकर भी, चाहे हम अध्यापक हैं, चाहे हम एक डॉक्टर हैं, हम अपने पेशे में रहकर, अपने बिजनेस में रहकर भी अपने समाज के लोगों का जो फाइनेंशियली कमज़ोर हैं उनकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो हम एक छोटा सा प्रयास अपने अपने लेवल पर करें, जो भी हो सकता है, चाहे अपने क्षेत्र में कोई भी प्रयास हो, अपने जाति को, अपने ब्राह्मण समाज को ऊपर उठाने का कार्य करें। और इस मंच के माध्यम से मैं एक वचन
लेना चाहूँगा कि मैं भी पेशे से एडवोकेट हूँ और जो भी ब्राह्मण समाज का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फाइनेंशियली कमज़ोर है, कोई भी मेरे पास आएगा तो मैं उसे कोर्ट कचहरी के मामलों में किसी भी तरह का कोई भटकने नहीं दूंगा और जो भी फाइनेंशियली कमज़ोर होगा उसकी बिल्कुल निःशुल्क उन्हें कोर्ट से मैं इंसाफ दिलवाने का कार्य करूंगा। और रही बात ब्राह्मण समाज की, तो हमने आज सुबह से जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है हम देखते आ रहे हैं कि जैसा कि सर ने बताया अंग्रेजों के टाइम और देश की आज़ादी के समय भी हमारे ब्राह्मणों का अहम योगदान था। और मैं सिर्फ अपने ब्राह्मण समाज के लिए केवल 4 ही लेना कहना चाहूँगा कि कोशिश तो सब करते हैं पर सबको हासिल तक तो ताज नहीं होता, शोहरत तो कोई भी कमा ले पर ब्राह्मण वालों जैसा कोई अंदाज नहीं होता। तो हम सभी मिलकर अपने समाज के प्रति सच्ची निष्ठा रखें, अपने संस्था के प्रति सच्ची निष्ठा रखें और संस्था को आगे ले जाने का काम करें। तो मैं चाहूँगा सभी मेरे साथ मिलकर जय घोष करेंगे, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता। बहुत अम्बाला छावनी कुफरैन भवन में एक विशाल ब्राह्मण महाकुंभ के रूप में होगा। यह सब आपकी सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह के साथ फिर से होगा, ऐसी शुभकामनाएं हम आपसे चाहते हैं। बोलिए भगवान परशुराम की जय, माता रेणुका की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय।